गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं सोमलाल आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सरकार के द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन टीचिंग अवेलेबल कराया जाए। तो इसके लिए आपका विद्यालय परिवार भी आपके प्रति समर्पित है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहेगा। आप घर बैठे जो है अध्ययन करते रहेंगे और इस ऑनलाइन जो टीचिंग है इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट बैंकिंग अधिकोषण, और अधिकोषण का ये पहला लेसन है। इसमें हम पढ़ेंगे बैंक की उत्पत्ति एवं विकास, बैंक का अर्थ, कार्य, महत्व एवं बैंकों के प्रकार। वैसे तो आप बहुत सी चीज़ों को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं। बैंक क्या होता है, बैंक के कार्य क्या हैं, बैंक का महत्व कितना है और बैंकों के प्रकार कितने हैं, बहुत सी चीज़ों को आप जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मैं बता दूं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति एक बहुत ही रहस्यमय विषय बना हुआ है, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्वानों के अपने अपने मत हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है इसके उत्पत्ति के संबंध में। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मत यह है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम इटली में हुआ सन 1157 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सन 1157 ईस्वी में इटली देश के वेनिस शहर में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। विद्वानों का ऐसा कहना है कि एक बार इटली देश के वेनिस शहर में युद्ध छिड़ जाने से वहाँ आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इटली सरकार ने इस संकट की स्थिति से उबरने के लिए अपने राज्यवासियों से उनकी संपत्ति का 1% सार्वजनिक ऋण के रूप में मांगा और वहां के लोगों ने अपनी संपत्ति का 1% वहां की सरकार को सार्वजनिक ऋण के रूप में दे दिया। और वह धनराशि इतनी बड़ी हुई, रकम इतनी बड़ी हुई, इतना अधिक प्राप्त हुआ, उसको मोन्टे कहा गया। क्लियर है कि वह रकम बहुत अधिक एकत्रित हुई और उस रकम को मोन्टे के नाम से जाना गया। उस रकम को मोन्टे के नाम से जाना गया। मोन्टे का हिंदी अर्थ होता है पहाड़, यानी कि बहुत बड़ी रकम एकत्रित हुई। लेकिन उन दिनों इटली के अधिकांश भाग पर जर्मनी का शासन था और मोन्टे का जर्मन पर्यायवाची बैंक होता है। बैंक का अर्थ कोष होता है और बाद में यह बैंक शब्द, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैंक की स्पेलिंग जो है BANC है और आज जो हम बैंक लिखते हैं वह होता है BANK। तो यह जो है मोन्टे का जर्मन पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द बैंक है। बैंक का अर्थ कोष होता है। बाद में धीरे धीरे यह बैंक शब्द इटली में बैंकों, फ्रांस में बैंके और इंग्लैंड में बैंक के नाम से प्रचलित हो गया। किंतु कुछ विद्वानों का मानना यह है कि रोम शहर में साहूकार अपने धन का लेन देन बेंच पर बैठ करके किया करते थे और ऐसे साहूकारों को जो बेंच पर बैठ करके अपने धन का लेन देन करते थे उनको बेंची कहा जाता था। उनको बेंची कहा जाता था या उसको बेंचरी भी कहते थे। और जिस साहूकार का धंधा ठप हो जाता था उसके बेंच को तोड़ करके फेंक दिया जाता था। इस प्रकार उसको बैंकक्रप्ट मान लिया जाता था। बैंकक्रप्ट का अर्थ होता है दिवालिया, यानी कि अन्य साहूकार उसको दिवालिया मान लेते थे। किंतु जो कुछ भी हो,
बैंक शब्द की उत्पत्ति जो है इटली से ही हुआ है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि सर्वप्रथम विश्व में बैंक शब्द की उत्पत्ति यूरोप से ही हुआ। अब मैं यूरोप इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप महाद्वीप में इटली देश स्थित है। कभी आप एक कंफ्यूज मत होइएगा कि बैंक शब्द की उत्पत्ति यूरोप से हुआ है, यह भी सही है, और बैंक शब्द की उत्पत्ति इटली से हुआ है, यह भी सही है, और यह भी कहा जा सकता है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटली शहर के वेनिस शहर में हुआ है, ये सब सही, क्योंकि यूरोप में ही इटली स्थित है। अब हम यह पढ़ेंगे कि बैंक का विकास कैसे हुआ। विश्व में बैंकिंग व्यवसाय की शुरुआत तथा विकास में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले विश्व का पहला बैंक खोला गया सन 1157 ईस्वी में, जो बैंक ऑफ वेनिस के नाम से जाना गया। इसी क्रम में 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। 1407 ईस्वी में बैंक ऑफ जिनेवा स्थापित हुआ और 1609 ईस्वी में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई और 1619 ईस्वी में बैंक ऑफ हेम्बर्ग स्थापित हुआ और 1695 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित किया गया। और रही बात भारत में, तो भारत का सबसे पहला व्यावसायिक बैंक 1770 ईस्वी में दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित हुआ। तो इस तरह विश्व में जो बैंकों की स्थापना का जो क्रम है, ये कुछ बैंकों का नाम दिया गया है। हम पढ़ेंगे बैंक का अर्थ। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो व्यक्तियों से उनकी जमाओं को स्वीकार करती है तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मुद्रा ऋण राशि के रूप में प्रदान करती है। ऐसी संस्था को हम बैंक कहते हैं। लेकिन आधुनिक युग में बैंकों के कार्य इतने जटिल हो गए हैं, इतने अधिक हो गए हैं कि बैंक की परिभाषा नपे तुले शब्दों में देना अत्यंत कठिन हो गया है। इसलिए भिन्न भिन्न विद्वानों ने बैंक की परिभाषा को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। आइए हम यहाँ देखते हैं बैंक की परिभाषा। तो यहाँ हम देख रहे हैं बैंक की परिभाषा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है कार्यानुसार परिभाषा, दूसरा है वैधानिक परिभाषा और तीसरा है साख संस्था के रूप में दी गई परिभाषाएं। अब इसमें हम देख रहे हैं कार्यानुसार परिभाषा, नाम से ही क्लियर है। कार्यानुसार परिभाषा का मतलब इस वर्ग में उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत बैंकिंग कार्यों पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत H.L. हार्ट, वाल्टर लीफ, कीनले, प्रोफेसर केंट और क्राउथर को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा, कार्यानुसार परिभाषा में H.L. हार्ट हैं, वाल्टर लीफ हैं, कीनले हैं, प्रोफेसर केंट हैं और क्राउथर हैं। और जो दूसरे वर्ग की परिभाषा है यानी कि वैधानिक परिभाषा, इस वर्ग में भिन्न भिन्न देशों के बैंकिंग संबंधी कानूनों में जो बैंक की परिभाषा दी गई है उस परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और तीसरा है साख संस्था के रूप में दी गई परिभाषाएं। तो इस वर्ग में उन विद्वानों की परिभाषाओं को शामिल किया गया है जो विद्वान बैंक को एक साख संस्था के रूप में मानते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कार्यानुसार परिभाषा में H.L. हार्ट, वाल्टर लीफ, कीनले, प्रोफेसर केंट और क्राउथर ने बैंक शब्द को किस प्रकार से परिभाषित किया है। बैंक की कार्यानुसार परिभाषाएं, इसके अंतर्गत जैसा कि बताया गया है H.L. हार्ट ने अपने शब्दों में बैंक को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों की मुद्रा जमा करती है तथा जमाकर्ताओं के चेकों का भुगतान करती है। यानी कि H.L. हार्ट ने बताया कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों की मुद्राओं को जमा करती है तथा जमाकर्ताओं के चेकों का भुगतान करती है।
और वाल्टर लीफ के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा के रूप में धनराशि लेने के लिए हर समय तैयार रहती है तथा जमाकर्ताओं को उनके द्वारा लिखे गए चेकों के माध्यम से उनकी धनराशि वापस करती है। यहाँ हम देख रहे हैं एच.एल. हार्ट और वाल्टर लीफ की जो परिभाषा है, उन्होंने केवल बैंक के दो कार्यों पर फोकस किया है। पहला यह कि यह बैंक जो है लोगों की मुद्राओं को जमा के रूप में स्वीकार करती है और उसको क्या करती है, भुगतान करती है। केवल दो काम बताए हैं, एक जमा करना, मुद्राओं को जमा करती है और क्या करती है, भुगतान करती है। लेकिन जो वेबस्टर शब्दकोश में जो बैंक की परिभाषा दी गई है, उसमें बैंक के सभी कार्यों को दिखाया गया है। इस प्रकार वेबस्टर शब्दकोश की जो परिभाषा है वह सबसे सर्वमान्य परिभाषा है। तो आइए देखते हैं वेबस्टर शब्दकोश में बैंक को किस तरह से परिभाषित किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक की परिभाषा, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। यह ऐसा संस्थान है जहां मुद्रा का निक्षेप, अभिरक्षा तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण व कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। जो संस्था इन सभी कार्यों को संपन्न करती है वही बैंक कहलाती है। अब आप देखिए कि वेबस्टर शब्दकोश में जो परिभाषा दी गई है उसमें बैंकों के कार्यों को कितना विस्तार रूप से बताया गया है, जबकि एच.एल. हार्ट हुए, वाल्टर लीफ हुए, प्रोफेसर कैंट हुए, किनले हुए और क्राउथर हुए, जो इन कार्यों को नहीं बताए हैं। उन्होंने केवल बैंक के दो कार्यों पर ही फोकस किया है। पहला यह कि बैंक व्यक्तियों की मुद्राओं को जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा उनके द्वारा लिखे गए चेकों के माध्यम से भुगतान करती है। अब देखिए इसमें विभिन्न विद्वानों ने एच.एल. हार्ट और वाल्टर लीफ के परिभाषा में दोष निकाले हैं। और दोष आपको दिख रहा होगा कि एच.एल. हार्ट और जो है वाल्टर लीफ ने क्या किया है, बैंक के केवल दो कार्यों पर ही फोकस किया है, जबकि बैंक की जो सबसे सर्वमान्य परिभाषा दी गई है वह वेबस्टर शब्दकोश में दी गई है। देखिए यहाँ एक बार फिर, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। यह ऐसा संस्थान है जहां मुद्रा का निक्षेप होता है। निक्षेप का मतलब ये होता है जहां मुद्रा जमा होती है वहां अभिरक्षा होता है, यानी कि मुद्रा को सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा मुद्रा का निर्गमन होता है तथा जहां ऋण व कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जहां पर क्या होता है, जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण मिलता है और प्रतिभूतियों को कटौती पर भुनाया जाता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। अब दोनों की परिभाषा, एक जो है वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा और एच.एल. हार्ट और वाल्टर लीफ की परिभाषा में आप कंपेरिजन करेंगे तो बहुत सा अंतर है। इस प्रकार वेबस्टर शब्दकोश में जो परिभाषा दी गई है वह सर्वमान्य परिभाषा है और उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और जो है एच.एल. हार्ट हुए, वाल्टर लीफ हुए, प्रोफेसर कैंट हुए, किनले हुए, क्राउथर हुए, उनकी परिभाषाओं को आप बुक में देखिएगा, उन्होंने केवल दो कार्यों पर ही बल दिया है। इस प्रकार उनकी परिभाषाओं में बहुत बड़ा दोष निकाला गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बैंक की परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। उसमें से हम पहले वर्ग की परिभाषा को हम लोग पढ़ चुके हैं जो कार्यानुसार परिभाषा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बैंक की वैधानिक परिभाषाएं। तो बैंक की वैधानिक परिभाषाओं के विषय में बताया गया है कि इस वर्ग में उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है जो भिन्न भिन्न देशों के बैंकिंग संबंधी कानूनों में दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न देश हैं वे अपने बैंकिंग संबंधी कानूनों में बैंक को किस तरह परिभाषित किए हैं। आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के विनिमय विपत्र अधिनियम 1882 के अनुसार
बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक समूह, चाहे वह समामिलित हो अथवा नहीं, सम्मिलित होता है। और दूसरा है भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या डाकघर बैंक में सम्मिलित होता है। यहाँ हम देख रहे हैं इंग्लैंड के विनिमय विपत्र अधिनियम 1882 ये कहता है कि बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का समूह, चाहे वह समामिलित हो अथवा नहीं, वह बैंक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बैंकिंग का कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का समूह बैंक है, लेकिन बैंक के कार्य क्या हैं ये नहीं बताया गया है। ऐसे ही भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या डाकघर बैंक में सम्मिलित होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इन दोनों परिभाषाओं में केवल बैंकिंग का कार्य करने वाला, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वह व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वह डाकघर हो, उसको बैंक कहते हैं। लेकिन ये तो बताया नहीं गया कि बैंकिंग का काम क्या है। इसलिए इन दोनों परिभाषाओं में कुछ विद्वानों ने दोष निकाला। दोष ये है कि जो भी बैंक का कार्य करे वह बैंक है, परंतु इस बैंक के कार्य का तो कहीं उल्लेख नहीं हुआ कि बैंक के कार्य क्या हैं। आइए इसी क्रम में अब हम देखते हैं भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक की परिभाषा। बैंकिंग का अर्थ है उधार देने अथवा निवेश करने के उद्देश्य से जनता से ऐसी जमा राशि यानी कि मुद्रा स्वीकार करना जो मांग पर या किसी अन्य प्रकार से चेक, ड्राफ्ट, आदेश या किसी अन्य माध्यम से दे हो। यहाँ हम देख रहे हैं भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 की परिभाषा भी क्या है, दोषपूर्ण है। इसीलिए विद्वानों ने इसमें भी दोष निकाला है। जैसा कि बैंक का जो कार्यानुसार परिभाषा था, जिसमें केवल बैंक के दो कार्यों पर ही फोकस किया गया था, तो भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 भी बैंक के केवल दो कार्यों पर ही फोकस कर रहा है। एक जमानत स्वीकार करना तथा दूसरा उसे किसी भी तरह वापस करना। तो इसलिए अब इस तरह हम देख रहे हैं कि बैंक की वैधानिक परिभाषा भी क्या है, दोषपूर्ण है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इस जो है बैंक की वैधानिक परिभाषाओं में दोष निकाले। एक तो वह कि जो बैंकिंग का कार्य करे बैंक है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बैंक के कार्य क्या हैं। और जो है दूसरा भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 भी ये बता रहा है कि जमाओं को स्वीकार करना तथा उसे लौटाना ही क्या है, बैंक का कार्य है, या ऐसी संस्था को हम बैंक कहते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बैंक की साख संबंधी परिभाषाएं। बैंक की साख संबंधी परिभाषाएं, इसे साख संस्था के रूप में दी गई परिभाषा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें उन विद्वानों की परिभाषा को सम्मिलित किया गया है जो बैंक को एक साख संस्था के रूप में मानते हैं। आइए हम देखते हैं साख संस्था के रूप में मानने वाले विद्वानों के अनुसार बैंक की परिभाषा क्या है। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं शेयर्स के अनुसार, अर्थशास्त्री शेयर्स के अनुसार बैंक वह संस्था है, बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक ऋणों के भुगतान के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार किया जाता है। और उसी क्रम में हॉरेस वाइट के अनुसार बैंक साख का निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है। यहाँ हम देख रहे हैं जो शेयर्स हैं और हॉरेस हैं, ये दोनों विद्वानों ने बैंक को साख सुविधा प्रदान करने वाली संस्था के रूप में माने हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने इनकी परिभाषाओं को भी दोषपूर्ण बताया। इसमें बैंक की व्याख्या साख निर्माण करने वाली एजेंसी के रूप में दी गई है। बैंक के अन्य कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंक बहुत से काम करते हैं, इसलिए
बैंक की जो सबसे उपयुक्त परिभाषा है वह जो है वेबस्टर शब्दकोश में दी गई है। इसके पहले वाले वीडियो में हम वेबस्टर शब्दकोश में बैंक की परिभाषा को बताए हैं। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक की परिभाषा यह है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। यह ऐसा संस्थान है जहां मुद्रा का निक्षेप, अभिरक्षा तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण और कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, जब भी बैंक की परिभाषा पूछी जाएगी तो बैंक की जो सबसे उपयुक्त या उचित परिभाषा है वह हमारे वेबस्टर शब्दकोश में दी गई है। तो वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा को ही आप लिखेंगे और जो भी 3 वर्गों में जो परिभाषाएं दी गई हैं उन सभी परिभाषाओं में तो कहीं न कहीं त्रुटि है, लेकिन जो वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा है वह सबसे उपयुक्त परिभाषा है। जब भी कहीं पूछा जाएगा तो आप उसी परिभाषा को लिखेंगे। धन्यवाद।